जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DK सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं बहुत भिवियाई परस। तो बोलिएगा क्या चीज़ भिवियाई दोस्त, ये समझ लीजिए कि ये जो गणित का है ना, महान निचोड़ करके एकदम एक एक फार्मूला लाए हैं। सभी चैप्टर का सभी भिवियाई फार्मूला है, एक भी आप छोड़ नहीं सकते कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। गणित फार्मूला पे ही बेस्ड होता है दोस्त। यदि फार्मूला याद है तो गणित याद है, गणित समझ है। यदि फार्मूला नहीं है याद या फार्मूला को समझ नहीं है तो कुछ भी गणित यानी बेकार है मानिए। तो इसीलिए आज आप सभी के लिए जो लाए हैं मैथ का बहुत निचोड़ फार्मूला का। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि गणित का सभी भिवियाई सूत्र। ठीक है दोस्त, ये लिखा हुआ है, ये बात हकीकत लिखा हुआ है, ये झूठ नहीं कर सकते। सभी निचोड़ फार्मूला है, एक एक करके एकदम बेसिक से टू हाई है। ठीक है दोस्त, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है वास्तविक संख्या। क्या है दोस्त? फर्स्ट नंबर में वास्तविक संख्या। फर्स्ट नंबर में बोलता है दोस्त वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का देखिए निचोड़ की करते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्त, देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, फर्स्ट अध्याय क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर क्या है दोस्त, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है दोस्त, देखिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 आता है। और पूर्ण संख्या कहते हैं किसे? गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देने से जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृत संख्या के आगे शून्य शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्त, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है दोस्त? 1 होता है। इसे यहाँ पर लिखे हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्त, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है दोस्त। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है दोस्त? 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है दोस्त? 1 होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्त? 2 होता है। ठीक है दोस्त, फिर देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्त? 3 होता है, 3। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है दोस्त? 4। ठीक है दोस्त, देखिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है, याद रखिएगा। ये सभी सब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। देखिए यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? भाजक बराबर हो जाता है भाज्य माइनस शेष फल, अब बटा क्या हो जाएगा दोस्त? भागफल। क्या हो जाएगा बटा में? भागफल। ठीक है दोस्त, ये इसका भाजक बराबर होता है। लेकिन मेन चीज़ है क्या इसका? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला होता है शेषफल बराबर भाज्य अब माइनस भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। ठीक है दोस्त, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सेम टू सेम इसी पर है। किस पे? इस पे आधारित है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस वही यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सेम टू सेम एक ही जैसा है। ठीक है दोस्त, यहाँ देखिए कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसौ गुना लॉस होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि एक संख्या ए और दूसरा संख्या क्या है? बी है। तो इसका गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ। देखिए मौसौ एचसीएफ और लॉस क्या है? एलसीएम। ठीक है दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आता है? दो संख्या गुणनफल मौसौ गुना लॉस, या तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त कि देखिए सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। यदि हम मान लिए कि सअभाज्य संख्या a इंटू बी है, ए इंटू नहीं 1 कॉमा बी है, तो इसका मौसा कितना होगा दोस्त? 1 होगा। ठीक है दोस्त, सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। यदि हिसाब यानी कि सवाल ने बोल दिया कि a कोई संख्या मान लीजिए, b कोई संख्या मान लीजिए, मतलब ये दोनों क्या है? सअभाज्य है, तो इसका मौसा कितना होगा? तो उसका मौसा 1 होता है। एकदम याद रखिएगा डायरेक्ट, चाहे कोई भी संख्या दिया रहे। ठीक है दोस्त, देखते हैं आगे। सअभाज्य संख्या समझ गए? ठीक है दोस्त, आगे कहता है 1 से 100 तक में सभी अभाज्य संख्या लिखा है। यह 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? ये भी है, एक ही बात है दोस्त। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है। 25 अभाज्य संख्या याद रखेगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा कि 90 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें।
या माध्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, ये सब पूछ जाता है, इसीलिए 125 1 से 100 तक याद रखिएगा, 25 गो होता है। अब इसे डायरेक्ट में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है दोस्त, बोलेगा 25 बोलना है। कितना बोलना है? 25। ठीक है, अतः यदि परिमेय संख्या p बटे 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में हो के रूप में बदला जा सके तो उनका दोषना प्रकार क्या होता है? शांत होता है। यदि कोई भी संख्या जान लीजिए दोस्त, ठीक है दोस्त, यदि कोई भी संख्या जान लीजिए कि p बटे 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रकार डायरेक्ट शांत मारना। क्या मारना है दोस्त? डायरेक्ट शांत। ये शांत ही होता है, अशांत कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, p बटा जैसे q लिखते हैं ना, q का रूप रहना चाहिए कितना? 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ठीक है, चाहे 2 पावर n ही क्यों नहीं रहे या 5 पावर m क्यों ही नहीं रहे। ठीक, चाहे इस पे भी अकेला रहेगा तो ये भी शांत होगा, इस पे भी अकेला रहेगा तो ये भी शांत होगा, क्योंकि 2 पावर n किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है, किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, याद रखिए। जैसे मान लीजिए 2 पावर 0 है तो उसका मान कितना है? 1 है। 5 पावर 0 है उसका मान कितना है दोस्त? 1 है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ था 2 पावर n लिख दिए, लेकिन 5 पावर हम तो 0 लिख सकते हैं, 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में बनाना। इसी प्रकार यहाँ है, उसी प्रकार तो यहाँ है दोस्त कि 2 पावर n इंटू 2 पावर हम तो लिख सकते हैं ना 0। देखिए यहाँ पर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में बनाना, इसका भी दशमलव प्रकार क्या होगा? शांत होगा। ठीक, क्या होगा? शांत होगा। ठीक है दोस्त, देखिए आगे कहता है कि अब देखिए इसका तो बन गया, यानी कि यहाँ तक हो गया, ये एक बेसिक फार्मूला है। अब कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? कितना आसान है दोस्त, कितना आसान। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे भी प्रश्न आता है लेकिन पता नहीं चलता होगा। त्रिकोणमिति भी इससे आ जाता है, मैंने कि फार्मूला पर सवाल आ जाता है बेस्ट। ठीक, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तो इस तरह भी बोल सकते हैं ना दोस्त, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a भी बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्त, इसको भी इस तरह बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्त, यदि इसी रूप में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम तो लिख सकते हैं दोस्त इस तरह। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि a माइनस कहाँ तक बना है दोस्त? यहाँ तक ना, 24 नंबर है। कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्त, और देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्त? सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यदि 26 नंबर ना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है दोस्त, और इसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है दोस्त, इसका देखिए a प्लस बी का होल क्यू क्या था? a प्लस बी का होल क्यू a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है दोस्त, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है दोस्त, ये a क्यू और बी क्यू यहाँ दोनों प्लस में ही रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे है दोस्त, आगे कहता है कि a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यू, देखिए a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। ठीक है दोस्त, देखिए अब अगला क्वेश्चन है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू में इसमें अंतर क्या है?
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस दिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस दिए। ठीक है दोस्त, और यहाँ यदि माइनस हो गया तो यहाँ अंदर में ये ब्रैकेट के जो अंदर है ये सारा प्लस में होगा। क्या होगा? सारा प्लस में। यदि यहाँ पर प्लस हो गया तो बीच में एक में माइनस होगा, ए बी में खाली माइनस होगा। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जल्दी ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू में ये उलझा देता है, इसीलिए यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखिएगा, जिस तरह बताए इस तरह से समझिएगा। ठीक, देखिए अगला क्या कहता है क्वेश्चन दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त कि ये तो अध्याय खत्म हो गया, बोलता है बहुपद से। बहुपद है, कौन सा चैप्टर है दोस्त? बहुपद। बहुपद में कहता है अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 2 बहुपद है। कहता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्त? ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। इसका घात कितना होता है? 1। इसका घात कितना होता है? 1 होता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम घात कितना होता है? 2। अधिकतम घात 2 होता है। ठीक है दोस्त, इसका अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है दोस्त ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, और इसका अधिकतम घात होता है 3। त्रिघातीय 3, द्विघातीय 2 और रैखिक का 1। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि बहुपद की जगह यदि समीकरण हो तो उसके जगह कुछ नहीं करना, खाली शून्य लगा देना। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या लिख देना? 0। ये क्या कह रहे हैं? समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त कि अल्फा प्लस बीटा को हम शून्यकों का योग भी बोल सकते हैं। किसका योग? द्विघात, माने कि द्विघातीय बहुपद का सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, किसका सूत्र बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद का सूत्र। कहता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यहाँ सी होगा। ठीक है दोस्त, इसमें यहाँ पर सी होगा। ठीक, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। ठीक है दोस्त, और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा होता है माइनस बी बटा सी होता है। माइनस बी बटा सी होता है, माइनस बी बटा सी होता है। किसका? इसका 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का। फिर देखिए अल्फा त्रिघातीय बहुपद का शून्यकों का योग, त्रिघातीय बहुपद किस बहुपद का? त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग होता है दोस्त अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है दोस्त, अगला देखिए क्वेश्चन। कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल इसको बोलते हैं, डायरेक्ट गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ठीक है दोस्त, होता है माइनस डी बटा ए होता है। यदि दो दो करके, यदि त्रिघातीय बहुपद के दो दो करके शून्यकों का योगफल बोलेगा तो क्या होगा दोस्त? क्या होगा दोस्त? सी बटा ए होगा। ठीक है, और शून्यकों का योगफल, त्रिघातीय बहुपद शून्यकों का योगफल पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर, ये द्विघात से सारा क्वेश्चन, मैंने दो बहुपद से ये सूत्र जो होता है ये सारा खत्म हो गया। किसका? बहुपद का, या रिवीजन भी कर सकते हैं। रैखिक का क्या बोले? रैखिक बहुपद का ए एक्स प्लस बी होता है, मैंने कि व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। इसका अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। द्विघात का क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। ठीक है दोस्त, और त्रिघातीय बहुपद का ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इसका अधिकतम घात 3 होता है। ठीक है दोस्त, और कहता है 2 अंक माने कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए। किसका? द्विघातीय बहुपद का। ठीक है, और त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और दो दो करके शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और यदि
त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछे तो क्या बताना है दोस्त, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बताना है माइनस डी बटा ए। ठीक है दोस्त, इतने को होता है, देख लीजिए। ठीक है, और इसका जो होता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा माइनस बी बटा सी होता है, माइनस बी बटा सी होता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है दोस्त, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, 2 चर रैखिक समीकरण देखिए दोस्त। दो चर वाले रैखिक समीकरण के देखिए क्या आता है। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, कहता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसका हल क्या क्या हो सकता है, संगत होगा, केवल एक और एक हल होगा, प्रतिच्छेदी और अविरोधी का। यदि हल की संख्या पूछेगा तो एक और केवल एक हल होगा, और युग्म का नाम पूछेगा तो अविरोधी का। ठीक है दोस्त, और संगत और प्रतिच्छेदी किस में आता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसी में। ठीक है दोस्त, देखिए त्रिघाती अगला है, अगला क्वेश्चन है, कहता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका असंगत होगा, असंगत होगा, और हलों की संख्या वजह कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और समांतर और विरोधी होता है, समांतर और क्या होता है, विरोधी होता है, समांतर और विरोधी होता है। ठीक है दोस्त, इसमें देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, यानी कि तीनों बराबर है, तो क्या होगा, संगत होगा, अनेक हल होगा, यानी हलों की संख्या कितना होगा, अनेक हल, और क्या होगा, संपाती होगा, क्या होगा, संपाती, और युग्म का नाम क्या होता है, आश्रित होगा, युग्म का क्या नाम होगा दोस्त, आश्रित। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें भी यही मेन चीज़ 3 को था। ठीक है दोस्त, ये तीनों एंड हो गया। अब देख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो हलों की संख्या क्या होगा, संगत होगा, एक और केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा और विरोधी होगा। ठीक, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, और समांतर और विरोधी होगा। ठीक है दोस्त, और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो संगत और अनेक हल होंगे, और संपादिक और आश्रित होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात देखते हैं। ठीक है दोस्त, द्विघात है, कहता है कि द्विघात समीकरण है, कहता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण के किससे सूचित करते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी से। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन विभाजक डी बराबर लिखते हैं, विभाजक लिखो, ये डी बराबर लिखो b² माइनस 4ac, क्या होता है, b² माइनस 4ac, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। यदि कहता है कि d बराबर 0 है, क्या है, d बराबर 0 है, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होते हैं, मूल वास्तविक होता है और समान होता है। ठीक है दोस्तों, मूल वास्तविक और समान होता है, यानी कि d बड़ा है, इसमें नहीं तो इसमें बोले दोस्त, इसमें देखिए d बराबर, यानी d बराबर लिखो, ये 20 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d बड़ा है, यानी कि d बड़ा है 0 से, तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, यदि d छोटा है 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल अवास्तविक हो जाएगा, किस क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, यदि देखिए मूल बराबर होता है दोस्त, मूल बराबर होता है x बराबर बोल सकते हैं या मूल बराबर बोल सकते हैं, यानी कि x बराबर बोलिए या तो मूल बराबर बोलिए, तो माइनस b होता है प्लस माइनस रूट डी रूट b² माइनस 4 होता है। मूल बराबर क्या होता है दोस्त, x बराबर बोलिए या तो मूल बराबर बोलिए माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बोलिए या तो d बोलिए बटा 2a होता है। इसी को इस तरह बोल देते हैं, माइनस b क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a लिख दिए। ठीक है दोस्त, यही लिखना था, किसका मूल बराबर होता है इसका। ठीक है, क्या आता है, मूल बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिटाते हैं इसको दोस्त। यदि वही कहता है कि यदि मूल बराबर निकल गया तो उसमें दो मान, एगो प्लस एगो माइनस आता है। यदि मूल निकल गया तो उसमें एक मान क्या आएगा, प्लस में, एगो क्या आएगा, माइनस में। ठीक है दोस्त, यदि एगो प्लस में आया एगो माइनस में आया तो एगो मूल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि बीटा का मान आया तो माइनस बी और माइनस डी बटा 2a। यदि दो मूल आया तो एगो अल्फा का मान आया, वो क्या मान आया, किसका मान आया, एगो बीटा का,
अब यदि देखिए यदि अल्फा का मान आया तो इसमें प्लस रखना है बीच में, यदि बीटा का मान आया तो इसमें माइनस रखना है बीच में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो अगला चैप्टर यानी कि अगला अध्याय देखते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्त, क्या देखेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहता है सार्वांतर को डी से सूचित करता है, प्रथम पद को ए से और एनवां पद को ए एन से, या तो टी एन से या तो एल से। समांतर यानी कि एनवां पद को किससे सूचित करते हैं? ए एन या तो टी एन या तो एल, किसी एक से सूचित करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ सार्वांतर यानी डी बराबर क्या आता है? ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन यानी कि ए टू किसको बने? द्वितीय पद को। ए वन किसको बोले? प्रथम पद को। ठीक, इसलिए सार्वांतर निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं। ए एन यानी कि क्या निकालना है दोस्त? ए एन का मतलब क्या है? एनवां पद क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, देखिए एस एन बराबर क्या होता है दोस्त? एन बटा टू, क्या होता है? एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एस एन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब एस एन बराबर एक और होता है, देखिए हम इसको तो हम लिख सकते हैं एस एन बराबर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एस एन बराबर देखिए दोस्त, एस एन बराबर हम लिख सकते हैं ना, एस एन बराबर होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? डी होता है। हम तो इसको लिख सकते हैं इस तरह, एन बटा टू इंटू टू ए है ना, हम इसको ए प्लस ए लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक, एन माइनस वन इंटू डी लिख दिया। ठीक दोस्त, यहाँ देखिए अब इतनों को हम क्या लिखते हैं? एन पदों का योग ए एन बराबर हम क्या लिखते हैं? या तो एल बराबर या तो टी एन बराबर लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? इतना दूर सेम टू सेम है, इसके जगह पर हम ए एन लिख सकते हैं, वही उसी प्रकार लिखते हैं एन बटा टू इंटू ए प्लस ए एन लिखो। ठीक है, या तो एन बटा टू इंटू ए प्लस एल लिखो। ठीक, कुछ भी लिखो, इस तरह भी लिख सकते हैं एस एन बराबर। ठीक है दोस्त, एस एन बटा टू इंटू ए प्लस एल। यदि ए एन का मान यानी अंतिम पद दिया हुआ रहे, यदि अंतिम पद दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट यदि पदों का योग ज्ञात करना रहता है, एन पदों का योग ज्ञात करना रहता है, डायरेक्ट ए एन के सूत्र इसी सूत्र पर निकाल देंगे। किस पर निकालेंगे? एस एन बराबर एन बटा टू इंटू ए प्लस एल पर। ठीक है दोस्त, इस तरह के निकालेगा। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? देखिए कहता है कि सार्वंतर ऐसा नहीं क्या हो गया, कहता है कि एस एन बराबर एन बटा टू इंटू ए प्लस एन है, यानी कि एन हो गया। अब अंतिम पद से एनवां पद ज्ञात करना। अंतिम पद यदि कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 यानी कि 20 तक आ गया। ठीक, 20 तक आ गया तो अंतिम से एनवां पद ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे ज्ञात? जानते हैं दोस्त, ए मानेंगे किसको? 20 को। ठीक, डी कैसे मानेंगे? ए टू माइनस ए वन, इधरे से घटाएंगे। यदि यहाँ पर आएगा कितना? यदि दो दो लिया है तो माने कि 18 आएगा दोस्त, यहाँ तो 18, तो ए टू किसको लेंगे? 20, 18 माइनस 20 बराबर कितना होगा? -2। इस तरह से लेंगे। ठीक है, यदि अंतिम पद से यदि एनवां पद मानना पड़ेगा तब, तो अंतिम पद से लेंगे अंतिम वाला ही एन ए और डी निकालना है तो ए टू माइनस ए वन। यदि इसको हम ए वन माने तो इसको तो ए टू मानना पड़ेगा क्योंकि ये घटते आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार मानते हैं। ए किसको मानेंगे? अंतिम पद को। ए मानेगा अंतिम पद, इस तरह से। ठीक, वही यहाँ पर लिखा है कि जहाँ ए अंतिम पद है, जहाँ ए क्या है? अंतिम पद, जहाँ ए क्या है? अंतिम पद। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है जहाँ जहाँ यानी कि डी को पदांतर या सार्वंतर भी कहते हैं। एस एन बराबर एन पदों का योग कहते हैं। एन को क्या कहते हैं? एन पदों की संख्या कहते हैं। ए एन या टी एन या एल या ए एन या टी एन कहता है अंतिम पद को। क्या कहता है? अंतिम पद को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन त्रिभुज से। किससे है दोस्त? त्रिभुज से। त्रिभुज आप सब पढ़े होंगे। कहता है कि त्रिभुज, चतुर्भुज और अन्य भुज, इसी से क्वेश्चन है। ठीक, किससे है? त्रिभुज से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है?
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, त्रिभुज का 1/2 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई क्या था, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्त बोल सकते हैं ये फार्मूला, क्योंकि इस पे सवाल आता है, ठीक, इसीलिए बोलते हैं ये बहुत मस्त है। ये क्या है, बहुत मस्त है, जिस तरह बोल सकते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जान गया दोस्त, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको इस तरह भी हम बोल सकते हैं, 1/2 गुना बी गुना एच, वही है, बी को आधार कहते हैं बेस, एच को ऊंचाई कहते हैं, ठीक, 1/2 इंटू बी गुना एच, इसको भी तो वही बोले। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए या हिरवन का सूत्र बोलिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है दोस्त। इस तरह का हिरवन का सूत्र होता है। एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमेय होता है। एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमेय, यानी कि त्रिभुज का परिमेय क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का परिमेय निकालना है ना दोस्त, तो 2s बराबर है, त्रिभुज का परिमेय होता है 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमेय निकालना है, इसे 2 से भाग दे देना है, क्या करना है, 2 से भाग देना है, यानी कि भुजा का योग, यानी भुजा का योग करके 2 से भाग दे देंगे, यानी कि अर्ध परिमेय निकालना है ना दोस्त, क्या करना है, खाली भुजा का योग करके 2 से भाग देना है। अब परिमाप निकालना है, सभी को भुजा का योग कर देना है, त्रिभुज का परिमाप, अर्ध में खाली 2 से भाग देना है, अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बहुत मस्त क्वेश्चन है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, यह समबाहु त्रिभुज की परिमिति है, 3 गुना भुजा आता है, क्या आता है, 3 गुना भुजा आता है, 3 गुना भुजा आता है, समबाहु त्रिभुज का परिमिति। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है, आधार गुना ऊंचाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है, एक और 1/2 गुना एक विकर्ण इंटू संगत सम्मुख शीर्ष लंबों का योग होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज में आ जाइए, कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 गुना आधार का योग, 1/2 गुना आधार यानी कि समांतर आधार का योग इंटू ऊंचाई होता है। और समांतर चतुर्भुज की परिमिति कहता है 2 इंटू आसन भुजाओं का योगफल, 2 इंटू आसन भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है यानी कि फॉर्मूला है, कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का योग गुणनफल होता है। विकर्णों का क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यदि 1/2 इंटू मान लिए विकर्ण क्या होता है, डी इंटू D1 इंटू D2, यानी विकर्ण जो दो को होता है ना, दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है, किसमें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि विकर्ण यानी दो विकर्ण, दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, कहता है समलंब चतुर्भुज, यानी कि इसका समचतुर्भुज है ये है ना, समचतुर्भुज की परिमिति 4 इंटू भुजा होता है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है, समांतर भुजाओं का योग इंटू